नमस्कार, स्वागत है आपका जी हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम जो है मार्च माह की क्रोनोलॉजी जो है उसे कर रहे थे। कल जो है हमने देखा था कि जो सार संग्रह दिया जाता है, जो पूरा मासिक घटनाओं का सार संग्रह दिया जाता है, उसके बारे में हमने बात की थी। आज जो है हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी मुख्य घटनाएं जो है वो घटित हुई थी। अच्छा, मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्च माह के अंदर, अगर मार्च माह की हम क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो मैटर होगा वो फरवरी माह का होगा। तो फरवरी माह में हमारे देश में, हमारी दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटी उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम, अमेरिका जो है वर्ल्ड पावर, उसने रशिया के ऊपर 500 से अधिक नए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। देखिए कारण क्या है। कारण ये है कि 2022 के अंदर रशिया ने एक छोटे से देश यूक्रेन, उस पर हमला कर दिया था। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका और रशिया जो है ये एक दूसरे के, कह सकते हैं, कट्टर दुश्मन है। कारण क्या था? कारण ये था कि 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, उसके बाद से दुनिया के अंदर दो महाशक्तियां उभर के आई थी। पहली थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत रूस, सोवियत संघ उसे कहा जाता था। इन दोनों के बीच में 1945 से लगाकर और 1990 के बीच में कोल्ड वॉर चलता है, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। यानी कि आमने सामने लड़ाई ना होकर कागजों के ऊपर एक लड़ाई लड़ी गई थी। 1990 में फाइनली ये स्वीकार किया गया कि अमेरिका जो है वो दुनिया की क्या है, महाशक्ति है। उसके बाद से अमेरिका और रूस के बीच में, उससे पहले भी लगातार जो है विवाद चलते रहते हैं। तो अभी यही हुआ कि रूस ने जैसे ही यूक्रेन पे हमला किया तो अमेरिका यूक्रेन की सपोर्ट में आया। ठीक है, रूस ने, आपको पता है, 24 फरवरी 2022 के अंदर यूक्रेन में अपना एक सैन्य दल भेज दिया था। ठीक है, और तब से लगातार ये लड़ाई चल रही है। अमेरिका ने क्या कहा कि यूक्रेन में रूस के विशेष अभियान की जो शुरुआत थी उसका अभी दूसरा साल पूरा हुआ है। दूसरा साल मतलब 2022 में शुरू हुआ था और अभी फरवरी 2024 के अंदर इसे 2 साल पूरे हो गए। तब इन्होंने इनके ऊपर ये नए प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, क्या हुआ? रूसी राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जो है, देखिए यहाँ नाम मात्र की जो है डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में तानाशाही चलती है। पुतिन के एक विरोधी है, विपक्षी नेता है, नाम था एलेक्सी नवलनी। नवलनी को जो है जेल में रखा गया था और उस जेल के अंदर इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अमेरिका ने ये कहा कि इनकी जो ये मृत्यु थी वो संशय पैदा करने वाली है, यानी कि ये स्वाभाविक या प्राकृतिक मौत नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं जो है पुतिन सरकार का हाथ है। ठीक है, इसी आधार पे इन्होंने क्या किया है, इसी आधार पे इन्होंने ये आरोप इनके ऊपर लगाया और ये नए प्रतिबंध जो है वो इन पे लगा दिए। आगे देखते हैं, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने अप्रत्यक्ष से, देखिए इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रूस की मदद करती है, संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर भी इन्होंने क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, यूरोपीय संघ, EU है ना, यूरोपियन यूनियन, 27 देश शामिल है इसके अंदर। ठीक है, इन्होंने भी भारत सहित रूस, चीन, कजाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, श्रीलंका और तुर्की, इनके अंदर जो 27 पंजीकृत कंपनियां हैं जो रूस की मदद कर रही है, EU ने भी इनके ऊपर क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो ये बात है। अगली बात देखते हैं, ग्रीस, और ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं क्रियाकोस मित्सोटाकिस। ये भारत की यात्रा पे आए थे अभी। ठीक है, ये इनकी क्या थी, 4 दिन की राजकीय यात्रा पे आए थे। यहाँ पे कब आए थे? 21 फरवरी को। ये देखिए क्या है, 16 साल बाद, यानी कि 2008 के बाद पहली बार ग्रीस के कोई जो प्रधानमंत्री है वो भारत पधारे हैं। ठीक है, तो बड़ी बात है ये। देखिए, भारत ग्रीस संबंधों की रणनीतिक जो साझेदारी है उसको सुदृढ़ करने, देखिए जब भी दो देश मिलेंगे तो उनके बीच में बहुत सारे MOUs होते हैं। ठीक है, बहुत सारे समझौते होते हैं, उनमें नॉर्मल यही होता है कि द्विपक्षीय वार्ताएं होती है, समझौता किया जाता है कि हम आगे इन तरीके की रणनीतियों पे जो है वो काम करेंगे। वही यहाँ हुआ था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी कहाँ जाके आए थे, ग्रीस जाके आए थे, तो इसीलिए ये यहाँ पे यात्रा पे आए थे। आगे देखिए क्या क्या, देखिए यही बात, द्विपक्षीय जो कारोबार है हमारा, यानी हम एक दूसरे के साथ जो व्यापार कर रहे हैं उसको हम बढ़ाएंगे, हम उसको दुगना करेंगे, हम आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाएंगे। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे देश हैं जो एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास करते हैं, जैसे भारत अमेरिका के साथ कर रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। ठीक है, वैसे ही ग्रीस के साथ भी करेगा। और बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास भी होते हैं जिसके अंदर क्या है, सैन्य ताकतों को बढ़ाया जाता है। ठीक है,
इसके अलावा सैन्य उपकरणों के संयुक्त रूप से उत्पादन करने की दिशा में ये कहते हैं काम करेंगे कि हम दोनों मिलके जो है कुछ नए सैन्य उपकरण, सेना को यूज आने वाले कोई जो उपकरण है उनका निर्माण करेंगे। आगे देखिए रायसीना डायलॉग। देखिए क्या होता है रायसीना डायलॉग। रायसीना पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो अरावली की पहाड़ियाँ दिल्ली तक पहुँचती है, वहाँ जाके उनका नाम रायसीना हो जाता है। इन रायसीना हिल्स के ऊपर ही क्या है, भारत का राष्ट्रपति भवन है। भारत का राष्ट्रपति भवन जो है वो इन्हीं रायसीना हिल्स के ऊपर है। यहाँ पे रायसीना डायलॉग यानी यहाँ मीटिंग होती है, ठीक है। यहाँ प्रधानमंत्री मित्सोटाकिस जो है यहाँ जब आए तो वो यहाँ पहुँचे और इन्होंने कौन सा 9वां ये रायसीना डायलॉग था जिसके अंदर इन्होंने भाग लिया। देखिए पिछले साल इटली की जो प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी, वो भी आई थी, वो भी इस रायसीना जो डायलॉग था उसमें भाग लेने आई थी। और इस बार जो है इस सीधा क्वेश्चन आएगा कि रायसीना डायलॉग का जो 9वां संस्करण था उसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो कौन थे, मित्सोटाकिस थे। बात करते हैं, ये देखिए अभी बताया था मुख्य अतिथि कौन थी, 8वें की जॉर्जिया मेलोनी थी। अच्छा, ये 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये जो रायसीना डायलॉग था ये 2016 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और तब से हर साल जो है ये किया जाता है। देखिए इस बार की थीम इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है कि थीम क्या थी, तो थीम थी चतुरंगा। क्या थी, चतुरंगा। पहला कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा कॉन्टेस्ट, तीसरा कोऑपरेट और चौथा क्रिएट, कि हम इन 4 नीतियों के ऊपर मिलके जो है एक दूसरे के साथ काम करेंगे। चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट, ये इस साल की थीम थी। अब देखिए इसका आयोजन कौन करवाता है। एक तो भारत का ऑब्वियस सी बात है विदेश मंत्रालय करवाएगा, और एक स्वतंत्र थिंक टैंक है भारत का, उसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। स्वतंत्र थिंक टैंक क्या होता है, जैसे नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक है, मतलब कुछ ऐसे निर्णय है जो वह अपने बलबूते अपने विवेक से लेंगे। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है और हमारा जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इन दोनों ने मिलके और इस बार का जो है रायसीना डायलॉग जो है वो उसको करवाया था, ठीक है। ये क्या है, भारत का सबसे हाई प्रोफाइल भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र का मंच है रायसीना डायलॉग। यहाँ जब कुछ भी कोई भी देश आएगा, कोई भी जो कुछ भी बात की जाएगी वो कैसी होगी, राजनीतिक तौर पे और आर्थिक रूप पे बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, क्योंकि 2 देशों के प्रधानमंत्री या 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे और आपस में जो है वो सहयोग और समझौते की बात करेंगे। अगली बात करते हैं, भगवान बुद्ध, इनके कुछ अवशेष थे भारत के अंदर, उनको थाईलैंड में भेजा गया है। थाईलैंड जो कि एक बौद्ध कंट्री है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय में हमारे यहाँ रखे गए थे कुछ भगवान बुद्ध के कुछ भी पवित्र जो अवशेष थे वो यहाँ रखे गए थे। उनको क्या किया गया है 22 फरवरी से लगा के 18 मार्च 2024 के बीच जो है वहाँ भेजा गया। किस उपलक्ष्य में, वहाँ एक दिवस मनाया जाता है जिसे बोला जाता है माखा बुचा दिवस या माघ पूजा। माखा बुचा दिवस के उपलक्ष्य में किस देश के अंदर हमने जो है भगवान बुद्ध के अवशेष भेजे, तो वो कौन सा देश है, थाईलैंड। देखिए आगे बात, माखा बुचा जो है वो इनका क्या होता है, पहला महत्वपूर्ण धार्मिक महोत्सव है, ठीक है। हर देश का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का अपना एक खास त्यौहार होता है जिससे वो अपने त्योहारों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। वैसे ही इनका भी कौन सा है, माखा बुचा है। देखिए भारत के दक्षिण में, हिंद महासागर के दक्षिण में अगर जाएं तो थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ऐसे देश आते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या मानते हैं, थेरवाद बौद्ध को मानते हैं। देखिए थेरवाद बौद्ध का मतलब क्या होता है, बौद्ध धर्म के अंदर 2 शाखाएं थी, महायान शाखा और हीनयान शाखा। जो हीनयान शाखा है उसका धर्म जो संबंध है वो इन्हीं से माना जाता है। ये लोग क्या है, मंदिरों में या इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। ये बुद्ध को अलग तरीके से देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, ठीक है, साकार और निराकार रूप में जैसे देखा जाता है, वैसे ही यहाँ भी जो है ये साकार और निराकार रूप में जो है बौद्ध को मानते हैं, ठीक है, बुद्ध को मानते हैं। तो थेरवाद बौद्ध का ये लोग धर्म को जो है उसका पालन करते हैं और वहाँ इनको अवशेषों को भेजा गया। अगली बात करते हैं, इनके अलावा इनके 2 शिष्य हैं, पहले थे सारिपुत्र, ठीक है, और मोदगल्यान, ठीक है। सारिपुत्र और मोदगल्यान, इनके अवशेषों को भी यहाँ जो है वो भेजा गया है भगवान बुद्ध के साथ साथ, ठीक है। इनको कहाँ रखा जाएगा, बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर बैंकॉक है, उसमें एक मंडप है, एक सभागार है जिसका नाम है सनम लुआंग मंडप। यहाँ पे जो है इनको प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। देखिए इस उपलक्ष्य में हमने भी तो कुछ किया, तो हमने क्या किया, बुद्ध भूमि भारत के 2 राज्य, पहला उत्तर प्रदेश यूपी और दूसरा एमपी। इन सरकारों ने क्या कहा है, इन सरकारों ने जो भी यहाँ के आध्यात्मिक या धार्मिक पर्यटन स्थल है उनको प्रदर्शित करने के लिए ये एक बुद्ध भूमि भारत प्रदर्शन जो उसकी योजना जो है उसको चलाया है, उसको जो है आयोजित किया है कि यूपी के अंदर और एमपी के अंदर जो भी बौद्ध स्थल है उनके लिए उनकी प्रदर्शनी की जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया है, बुद्ध भूमि भारत, यानी भारत के अंदर जो भी
बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थल है उनका आयोजन, उन पे प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। अगली बात करते हैं। देखिए, एक इंडेक्स जारी की जाती है हर साल, जिसको बोलते हैं LPI, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए क्या होता है लॉजिस्टिक? लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि कोई एक प्रोडक्ट किसी एक कंपनी के अंदर बना और यहाँ से लेके और एक कस्टमर तक पहुँचेगा, ठीक है? किसी कंपनी में प्रोडक्ट बना और वहाँ से लेके कस्टमर तक पहुँचेगा, इसके बीच में जो भी क्रियाकलाप होंगे, जो भी गतिविधियाँ होंगी, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? लॉजिस्टिक्स कहलाती है। कि गोदाम से लेके और कस्टमर तक, अंतिम जो उपभोग करता है उस तक पहुँचने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है? लॉजिस्टिक, ठीक है? ये जिस देश का जितना मजबूत होगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ रहेगी। तो ये लॉन्च किया जाता है। कौन लॉन्च करता है इसको? इसको कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इसको जारी करता है। किस नाम से? कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023। क्या नाम रखा गया? कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023। कब जारी किया गया? 7 फरवरी 2024 को इसे जारी किया गया। देखिए LPI क्या है? एक इंटरेक्टिव बेंचमार्किंग टूल है। इंटरेक्टिव का मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। बेंचमार्क है ये कि अगर इस पैमाने पे, यानी 6 कारक होते हैं इसके अंदर, 6 कारकों के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि किसी देश का लॉजिस्टिक इंडेक्स जो है वो कितना ऊपर है, ठीक है? उसके आधार पे उनको जो है पॉइंट्स दिए जाते हैं और डिसाइड किया जाता है उनकी रैंक को। देखिए भारत की इसमें क्या स्थिति है? भारत जो है वो, इससे पहले तो कोई बात नहीं, ठीक है? भारत जो है वो 38वें स्थान पे है। टोटल 139 देश जो है उनकी रैंकिंग निकाली गई, 139 देशों की रैंकिंग निकाली गई, जिसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है? 38वां स्थान है। देखिए 2018 के अंदर भारत की रैंक क्या थी? 44, यानी कि अब क्या हुआ? सुधार हुआ। 2014 में हमारी रैंक जो है वो 54 थी, यानी कि लगातार भारत जो है उसकी रैंक में सुधार अभी आ रहा है, ठीक है? सुधार का श्रेय किसको जाता है? हमारी जो सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारी प्रौद्योगिकी है, उसमें जो हम निवेश कर रहे हैं उसके कारण जो है इसमें सुधार जो है वो आ रहा है। देखिए ये LPI समूह बनाए गए LPI स्कोर के आधार पे, ठीक है? सबसे पहली बात जो है, सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा देश है? तो सिंगापुर है, 4.3 का स्कोर है और पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे फिनलैंड है, क्योंकि ये छोटे देश है, आसानी से यहाँ जो है सुविधाएं जो है वो प्रदान की जा सकती है और डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है? सिंगापुर, फिनलैंड, उसके बाद तीसरे नंबर पे डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है? फिर आगे 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 ऐसे चलता रहता है। तो ये स्कोर के आधार पे जो इनको डिसाइड किया जाता है। तो हमें याद रखना है सबसे ऊपर ही ऊपर कौन है? सिंगापुर और फिनलैंड। और भारत की स्थिति क्या है? 38 नंबर पे है भारत, ठीक है? अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि सबसे नीचे कौन है? तो फिर सबसे नीचे है हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान और एक देश है लीबिया। इन दोनों का स्कोर क्या है? मात्र 1.9 LPI स्कोर है। देखिए हमने अभी हाईएस्ट देखा था 4.3, सिंगापुर का 4.3 और लोएस्ट क्या है? 1.9। अब भारत के पड़ोसी देश कहाँ स्टैंड करते हैं? जैसे भारत ने हमने देखा 38 नंबर पे है, ठीक है? हमसे ऊपर चाइना है, 19 नंबर रैंक है उसकी। श्रीलंका 73 पे है, बांग्लादेश 88 पे है, भूटान 97 पे है। तो ये देश जो है इनका स्कोर है। देखिए ये क्या करते हैं? हर 2 साल के अंदर इस रिपोर्ट को जो है वो, शुरुआत कब की गई? 2010 के अंदर शुरुआत की गई, 2010 के अंदर। हर 2 साल के अंदर ये क्या करेंगे? एक रिपोर्ट प्रदर्शित करेंगे जिसके अंदर बताया जाएगा कि किसी देश का सूचकांक जो है वो कहाँ है। देखिए इसके बीच में क्या हुआ? 2020 मार्च 2020 के अंदर कोविड आ जाता है और उसके कारण क्या है? इसे डिले किया गया, ठीक है? और कब प्रकाशित किया गया? अब इसको 2023 के अंदर, जब कोविड चला गया। देखिए जब ऐसा कुछ चल रहा होता है तो हर देश अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रयास करता है, ठीक है? इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। जब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कोई नीतियाँ चलती है तो उनको क्रियान्वित करने के लिए देशों के अंदर भी, देश में कोई केंद्र सरकार द्वारा कोई नीति चलाई जाती है तो उनको राज्य सरकार भी अपने तरीके से क्रियान्वित करती है। उसी प्रकार इस नीति के लिए हमने क्या किया? हमने एक प्रोग्राम चलाया, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट तारीख बहुत पूछी जाती है कि कोई प्लान कब शुरू किया गया। तो 13 अक्टूबर 2021 को इसको जो है वो शुरू किया। किसके लिए? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, कनेक्ट किया जा सके इन सब चीज़ों को, ठीक है? कि गोदाम से लेके और उस ग्राहक तक पहुंचने के लिए बीच में जो है जो भी सोर्स चाहिए उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके, उसके लिए ये लॉन्च किया गया। अगला, हमने हमारी लॉजिस्टिक नीति कब लागू की? तो हमने की 17 सितंबर 2022 को। 13 अक्टूबर 2021 को हमने एक मास्टर प्लान तैयार किया और 17 सितंबर 2022 को हमने क्या किया? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो है उसे लागू किया। आगे बात करते हैं
टाइम एक मैगजीन है यूएसए की, ठीक है, टाइम मैगजीन, उन्होंने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची जारी की। देखिए टाइम हो गया, फोर्ब्स हो गया, ये हर साल कुछ क्या करते हैं, जैसे हेनले है, ठीक है, हेनले इंडेक्स आती है पासपोर्ट के लिए कि किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, वैसे ही टाइम जारी करता है कोई भी श्रेष्ठ महिलाएं, पावरफुल मैन, पावरफुल वीमेन, ऐसे करके, ठीक है। इसके अंदर 12 महिलाओं को इस बार क्या दिया गया है, स्थान। तो इंपॉर्टेंट यही आता है कि कितनी महिलाओं को स्थान दिया गया, तो 12 को, ठीक है। इसका जो कवर पेज है उसके ऊपर ग्रेटा गेरविग कौन है, एक प्रोड्यूसर है, एक राइटर है, ठीक है, और एक डायरेक्टर है। इनका जो फोटो है उसको इनके कवर पेज पे रखा गया है, ठीक है। देखिए ये नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा जाता ऐसा कुछ भी। ज़रूरी क्या है कि टाइम ने जारी किया, कितनी महिलाएं हैं, 12 है, ठीक है, और फ्रंट पेज पे कौन है, ग्रेटा गेरविग है, ठीक है। अगली बात करते हैं अमेरिका का सदन। देखिए भारत की तरह अमेरिका के अंदर भी 2 सदन काम करते हैं, कांग्रेस और सीनेट। इन्होंने एक क्वाड विधेयक पारित किया है। क्या किया है, क्वाड विधेयक। देखिए क्या होता है क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, इसके अंदर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये देश शामिल है। देखिए बहुत सारे समूह बनाए जाते हैं, जैसे नाटो बनाया गया, जैसे सार्क जो हमारा दक्षेश जो काम करता है, ठीक है, जैसे यूएनओ है, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था ईयू है, ठीक है, वैसे ही एक बनाया गया है क्या, क्वाड। किन किन देशों के, तो क्वेश्चन आ जाएगा सीधा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड के अंदर शामिल नहीं है, तो अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और कौन है, जापान है। देखिए क्वाड बिल जो है उसको 16 फरवरी 2024 को पारित किया गया है अमेरिका की सदन के द्वारा। इसका देखिए इसका जो टाइटल है वो टाइटल क्या है कि स्ट्रेंथन यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान कोऑपरेशन, कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इनके बीच का जो सहयोग है उसको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। इस नाम से इसको जो है विधेयक को पारित किया गया, ठीक है। देखिए इनके बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए, घनिष्ठ संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए ये सारी बातें होती है, इसके लिए इसको पारित किया गया, ठीक है। आगे देखिए ये क्या कहता है कि ये अधिनियम जो है उसके 60 दिनों के भीतर क्या है, क्वाड की एक इंट्रा संसदीय कार्य समूह, क्या होगा, क्वाड का एक इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप जो है उसका गठन किया जाएगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। देखिए क्योंकि यूएसए लेके आया है तो ऐसा कुछ बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई एक ग्रुप बनाने के लिए किससे बात करनी पड़ेगी, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और भारत से, इनसे बातचीत करके, और ये चाह रहे हैं कि ऐसे किसी ग्रुप का जो है वो निर्माण किया जाए, ठीक है। कार्य समूह में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए 24 सदस्यों वाला एक ग्रुप आया है, किसका, कांग्रेस का। अभी मैंने बताया कि क्या होता है, यहाँ की सदन में यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, कांग्रेस। उस कांग्रेस से 24 सदस्य है। कांग्रेस का मतलब भारत में जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं है, कांग्रेस का मतलब वहाँ की सदन है। देखिए कांग्रेस अगर बात करें वैसे नॉर्मल कभी भी आप पढ़ते हैं कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस जो है उसके बारे में अगर हम बात करें क्या मीनिंग होता है कांग्रेस का, CON, कांग्रेस, यानी कि साथ मिलके आगे बढ़ना। कौन का मतलब होता है टुगेदर, और ग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। कांग्रेस का मतलब होता है साथ मिलके आगे बढ़ना। ये वहाँ की कांग्रेस है, ठीक है, वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है ये। हर एक देश की पार्लियामेंट का अलग अलग नाम होता है, जैसे भारतीय पार्लियामेंट जो उसका नाम संसद ही है, ठीक है। तो इनके 24 सदस्य जो है वो मिलके इसका गठन करेंगे, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। अगली बात करते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 के अंदर। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, आपस में ये बात करेंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे कौन, मैल्कम टर्नबुल। जापान के थे शिंजो अबे। भारत के नरेंद्र मोदी। ये देखिए 2007 में गठित हुई और उसके बाद ये क्या हुआ, इसका विघटन हो गया, ये चली नहीं। तो वापस जब इसको टर्नबुल, इधर शिंजो अबे, ठीक है, इधर कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन से जस्ट पहले, उन्होंने मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है, फिलीपींस कंट्री है, फिलीपींस, इस फिलीपींस की कंट्री जो है कैपिटल है मनीला। वहाँ इन्होंने क्या है, वहाँ पे मनीला में दक्षिण चीन सागर में तनाव हो गया। क्या, देखिए ये क्वाड का गठन, क्वेश्चन पूछा जाए अगर बाय चांस कि क्वाड का गठन किसके लिए किया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना के विरुद्ध, ठीक है। चाइना जो है वो हर जगह अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में है, उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है।
जब दक्षिण चीन सागर के अंदर इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया तो 2017 के अंदर जो है क्वाड को वापस पुनर्जीवित किया गया। उसको प्रयास किया गया कि जब हम लोग साथ रहेंगे तो चाइना इतना जो है वो ताकतवर नहीं हो सकता। ये बात, इसका पहला शिखर सम्मेलन जब वापस पुनर्जीवित हुआ तब 12 मार्च 2021 को वर्चुअली का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन। जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वर्चुअली इसका जो है किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 2021 के अंदर कोविड चल रहा था, ठीक है। तो कोविड के अंदर जो है इसको वर्चुअली आयोजित किया गया था। देखिए ये मैंने अभी बताया था आपको, हेनले का एक पासपोर्ट इंडेक्स आता है, ठीक है। हेनले क्या करता है? पासपोर्ट। इसमें क्या बताया जाता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। इसका मतलब ये है कि कोई एक देश जिसका जो पासपोर्ट धारक व्यक्ति है वो कितने देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है, वही इसके अंदर बताया जाता है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है? हेनले पासपोर्ट क्या है? जो IATA है यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण, उसका एक डेटा लेता है ये, ठीक है। उसके डेटा के आधार पे ये तैयार करते हैं इस सूचकांक को। इसके अंदर कितने? 199 199 अलग अलग देशों के जो पासपोर्ट है और 227 जो अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन है, ठीक है। पासपोर्ट के देशों के अलावा वहाँ का जो डेटा है उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। इसका आधार क्या होता है? तो इसका आधार यही होता है कि पासपोर्ट की ताकत क्या है, ठीक है, कि किसी देश का पासपोर्ट जिसके पास है वो कितने देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन शामिल है। तो इसके अंदर जो 194 देश, सर्वाधिक 194 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कौन कौन? एक तो फ्रांस के नागरिक जिसके पास फ्रांस का पासपोर्ट है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इटली, ठीक है, उसके बाद जापान, सिंगापुर और स्पेन। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ये वो देश है जिनका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 1 नंबर पे है। यानी 194 देशों की आउट ऑफ 199 कंट्रीज में से 194 देशों की ये क्या कर सकते हैं? वीजा फ्री। वहां जाने के लिए इनको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया वगैरह वगैरह। इसमें सबसे लोएस्ट की बात की जाए तो कौन है? अफगानिस्तान है। कारण स्पष्ट है, कारण ये है यहाँ पे जो है तालिबान का जो अभी अधिकार कर लिया गया उसके कारण, ठीक है। तो इस कारण इनका क्या है? वीजा फ्री यात्रा नहीं मिलती। केवल 28 देशों की ये वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं हम भारत इस सूचकांक के अंदर कहाँ है, ठीक है। भारत पहले क्या था? 84वें स्थान पे, अब 85वें स्थान पे आ गया है। यानी एक जो है हमें नुकसान हुआ है, ठीक है, एक स्थान का हमें नुकसान हुआ है। हालांकि गिरावट हुई है लेकिन फिर भी जो भारतीय पासपोर्ट वीजा मुक्त यात्रा है उसकी संख्या में वृद्धि होकर अब क्या हो गई है? 62। जैसे देखिए हमने देखा था पहली रैंक पे जो देश है वो 194 देशों की यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट पे है वो 29। भारत पहले 60 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकता था, जो अब बढ़ के कितनी हो गई है? 62। तो क्वेश्चन आए कि भारतीय पासपोर्ट के द्वारा कितने देशों की फ्री यात्रा, वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है? तो वो है 62। भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी बात की जाए तो चाइना 64वें स्थान पे है, ठीक है। वीजा फ्री स्कोर इसका 86 है, यानी कि 86 देशों की यात्रा। ये इतना जरूरी नहीं है कि हमारे पड़ोसी देश किस रैंक पे, हमें क्या याद रखना है? पहले नंबर पे 194, ठीक है, सबसे अंत में 29 देश अफगानिस्तान, और भारत की स्थिति क्या है? 85वें नंबर पे। आगे बात करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कतर जो प्रधानमंत्री मोदी गए और दूसरा यूएई। दोनों ही क्यों इंपॉर्टेंट है हम बात करते हैं। देखिए यूएई के अंदर जब गए भारतीय प्रधानमंत्री तो वहाँ पे एक हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का जो है वहाँ पे उद्घाटन किया। और कतर की यात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने सुना हो तो हाल ही के अंदर भारत के 8-9 सैनिक थे, ठीक है, जिनको कतर के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई थी, और भारतीय जो डिप्लोमेट्स थे उनके दखलंदाजी के बाद इन 8 को रिहा किया गया। इसीलिए ये कतर की यात्रा भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। कब गए थे? तो 13, 14 और 14-15 फरवरी को ये वहाँ गए, यानी 13 से 15 फरवरी के बीच इन्होंने वहाँ की यात्रा की थी, ठीक है। 2014 के बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, तब से लगा के अब तक यूएई की ये इनकी 7वीं यात्रा है, 7वीं बार गए। और कतर की जो है, कतर जाने की ये इनकी दूसरी यात्रा है, ठीक है। इन देशों के साथ जिनको खाड़ी देश बोला जाता है उनके साथ संबंध मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए किसी भी देश में जब हम बात करते हैं भारत की, तो सबसे पहले जो हमारी विदेश नीति थी उसके ऊपर सबसे पहले काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसकी शुरुआत की थी।
वो भी इसी दिशा में एक कदम था जिसको आगे धीरे धीरे जो है बढ़ाया गया, और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अलग अलग देशों की यात्राएं कर रहे हैं ताकि उनके साथ जो है संबंध जो है उनको अच्छा किया जा सके। बात करते हैं BAPS मंदिर का उद्घाटन जो है भारतीय प्रधानमंत्री करके आते हैं। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी 2024, ठीक है, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। देखिए प्रधानमंत्री ने खुद ने वहां पे एक वर्ड लिखा, ठीक है, क्या, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, यानी कि पूरी दुनिया ही हमारा क्या है, परिवार है, ठीक है, ये उन्होंने वहां पे लिखा। स्वामीनारायण संप्रदाय जो है उससे ये संबंधित है, जो रामानुज जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, अद्वैतवाद को, जो विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते थे, ठीक है। अगर आपने कभी पढ़ा हो इनके बारे में, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, तो उसी के अंदर विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था रामानुज ने, और उन्हीं का एक संप्रदाय है स्वामीनारायण संप्रदाय, ठीक है। उनके अंतर्गत ये बनाया गया है जिसका नाम है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर, BAPS मंदिर, ठीक है। कितनी भूमि पे बनाया गया है, 27 एकड़। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहता है कि निम्नलिखित के अंदर BAPS से संबंधित असत्य घटना जो है या असत्य जो कथन है उसको छांटिए, तो उसमें ऐसी चीजें आती है, ठीक है। ये जो भूमि है वो किसने दी थी, तो ये भूमि दी थी UAE सरकार ने। कब वादा किया था, जब पिछली बार 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे यात्रा करने गए थे, तब उन्होंने UAE की सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम जो है 27 एकड़ भूमि जो है BAPS मंदिर के लिए दान करेंगे। देखिए इसका निर्माण किस तरीके से किया गया है, तो इको फ्रेंडली तरीके से, इको फ्रेंडली तरीके से इसमें, क्योंकि इसमें लोहा वगैरह यूज नहीं किया गया है, यानी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इस तरीके से इसका निर्माण जो है वो किया गया है। नागर शैली के अंदर बनाया गया है। देखिए नागर शैली जो लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में भारत में जो है वो आई थी। अलग अलग शैलियां होती हैं मंदिर निर्माण की, पंचायतन शैली, नागर शैली। नागर शैली क्या होती है, देखिए जिसके अंदर एक बड़ा सारा चबूतरा होगा, इस चबूतरे के ऊपर जो है मंदिर को बनाया जाता है, ठीक है, और इसके आसपास और भी मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर के ऊपर एक आमलक लगा होता है, ध्वज लगा होता है, ठीक है, और इसके दोनों द्वारों पे क्या है, गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी होती है। इस तरीके की जो शैली होती है वो क्या होती है, नागर शैली होती है। इस नागर शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। दोनों और गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसको भारत से लेके जाया गया था, ठीक है, यहाँ से गंगा और यमुना का जल लेके गए और यहाँ पे जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है। 108 फीट ऊंचा है। देखिए जब हम बात करते हैं शिखर, इनको ये कैसे मंदिर होते हैं, शिखर युक्त मंदिर होते हैं, ठीक है। आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा हो तो आप एक मंदिर का नाम पढ़ते हैं दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ पे था ये, देवगढ़ के अंदर। ये भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर था जिसके अंदर शिखर लगा हुआ था, ठीक है। जो शिखर आजकल जो चलते हैं वो नागर शैली होती है। इसमें कितने शिखर हैं, तो इसमें 7 शिखर हैं, ठीक है। और ये 7 किस चीज़ को बताते हैं, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो 7 अमीरातों से बना है। अमीरात मतलब जहाँ राजाओं के या धनी लोगों के या अमीरों के शासन होते थे उस इलाके को अमीरात बोला जाता है। इन 7 अमीरातों से मिलकर ही संयुक्त अरब अमीरात बना है, और ये 7 शिखर जो है उन्हीं 7 अमीरातों का प्रतीक है। अगली बात करते हैं, यहाँ 2 गुंबद हैं, एक का नाम है डोम ऑफ हार्मनी और दूसरा है डोम ऑफ पीस, ठीक है। डोम ऑफ हार्मनी और डोम ऑफ पीस जो है यहाँ पे 2 गुंबद बनाए गए हैं, ठीक है। प्रवेश द्वार के ऊपर क्या है, 8 मूर्तियां जो है उनको बनाया गया है। 8 मूर्तियों द्वारा इसको चिन्हित किया गया है, जो सनातन धर्म के जो 8 मूल्य हैं उनका प्रतीक है, ठीक है। इसके अंदर किसी भी लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। इसका निर्माण किससे किया गया है, तो जयपुर के अंदर जो पिंक सैंडस्टोन होता है, जिसको लाल पत्थर बोलते हैं, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, जयपुर के लाल बलुआ पत्थर से इसका जो है वो निर्माण किया गया। इसके अंदर 402 स्तंभ है। अच्छा, राजस्थान और गुजरात के जो कारीगर है उन्होंने इनको जाके वहां पे बनाया है, ठीक है। ये मंदिर है, देखिए ये मंदिर है। और मंदिर की बात की जाए तो ये देखिए एक परकोटे के ऊपर बना हुआ है, ये देखिए ये चबूतरा है, इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गंगा और यमुना का जो जल है उसको, और ये देखिए यहाँ ऊपर ध्वज होता है, ये आमलक होता है, ठीक है। ये शिखर युक्त मंदिर है। कैसे मंदिर है, शिखर युक्त। इनके आसपास और भी मंदिर बनाए जाते हैं। देखिए आसपास जो मंदिर बनाए जाते हैं, किसी एक मंदिर के अंदर एक भगवान के अलावा और भगवानों की भी जो मूर्तियां स्थापित की जाती है वो पंचायतन शैली होती है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, इसी तरीके से एक बड़े चबूतरे, ये एक चबूतरा है, इस चबूतरे के ऊपर मंदिर को जो है वो बनाया गया है। सीढ़ियाँ होती है, आगे गर्भगृह बना होता है। गर्भगृह उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पे जो है मूर्ति रखी जाती है, ठीक है। गर्भगृह के बिल्कुल ऊपर एक गुंबद होता है, ये वाला गुंबद, बस इसके बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे क्या होगी, मूर्ति होगी,
बिल्कुल यहाँ पे क्या होगी, मूर्ति होगी। ठीक है, ये इसका सीन जो है वो ऊपर से है। ठीक है, रात को ऐसे दिखता है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया मोदी के लिए, एहलान मोदी, मीनिंग है हेलो मोदी। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ यूएई के अंदर जो भारतीय समुदाय है उसको संबोधन किया, उनको संबोधित किया, और उस कार्यक्रम का नाम क्या था, एहलान मोदी। इसके अलावा क्या है, यहाँ एक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन होता है। ठीक है, कि अलग अलग देशों के लोग आके, अलग अलग देशों की सरकारों के प्रतिनिधि आके और यहाँ पे क्या करते हैं, शामिल होते हैं। उसके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भाग लिया, और इन्होंने किस चीज़ पे भाषण दिया, तो इन्होंने कहा भविष्य की सरकारों को किस प्रकार आकार दिया जाए, ये इनका विषय था कि भविष्य की जो सरकारें हैं उनको किस प्रकार से आकार दिया जाए, उसके ऊपर इन्होंने वहाँ पे भाषण दिया था। ठीक है, यहाँ पे लगभग 20 देशों के अलग अलग प्रतिनिधि आए हुए थे। ये इतना जरूरी नहीं है। देखिए हमारे लिए जरूरी क्या है, वहाँ पे एक भारत मार्ट का शिलान्यास किया गया। देखिए आप पढ़ रहे हैं आजकल कि फ्रांस के अंदर पीछे हमने यूपीआई लॉन्च किया, हमारा जो यूपीआई है वो फ्रांस के अंदर लॉन्च हुआ। उसी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत की जो वस्तुएं हैं उनको भारत से बाहर भेजा जाए। ठीक है, वहाँ पे उनका निर्यात किया जाए, जो हमारी यहाँ की जो चीज़ें हैं जिससे हमारा व्यापार जो बढ़ सके। उसके लिए हमने क्या किया, दुबई के अंदर भारत मार्ट एट जेबल अली फ्री ट्रेड जोन इन दुबई, इसकी जो है वहाँ पे इन्होंने शिलान्यास किया था, उसकी नींव रखी थी। उसको वहाँ पे जो है शिलान्यास किया था कब, 14 फरवरी 2024 को जब गए हुए थे। ठीक है, देखिए किस प्रकार के समझौते किसी भी देश के बीच में सामान्यतः सेम ही होते हैं। इन्होंने क्या कहा, द्विपक्षीय निवेश संधि, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ जो है निवेश करेंगे, आयात निर्यात जो उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो भी इंटरकनेक्शन है या व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पे हमने एक समझौता किया, एक MOU साइन किया था वहाँ पे। ठीक है, भारत और पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा जो है, देखिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने होते हैं। ठीक है, जैसे भारत के अंदर सबसे बड़ा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, वैसे ही भारत और पश्चिम एशिया का जो आर्थिक गलियारा है उस पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक अंतर सरकारी ढांचागत समझौता किया गया है। ठीक है, कि हम लोग जो है इसके ऊपर काम करेंगे। डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग करने पे, कि जो भी डिजिटल जो भी परियोजनाएं नई स्थापित की जाएगी उनके ऊपर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच, अभिलेखागार क्या होता है, आर्काइव्स होते हैं। ठीक है, आर्काइव्स होते हैं जिसके अंदर क्या है, पुराने अभिलेख वगैरह जो रखे जाते हैं, एक उनके बीच में क्या है, प्रोटोकॉल विरासत और संग्रहालयों के संबंध में, यानी कि अगर हमारे देश के अंदर कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि क्या है यूएई की संपदा है, या यूएई के अंदर हमारे देश से संबंधित कुछ पाया जाता है, तो हम उनका क्या करेंगे, हम उनका संरक्षण करेंगे। इस बात पे समझौता किया गया। ठीक है, त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्मों जैसे कि यूपीआई भारत का है। ठीक है, AANI। ठीक है, ये किसका है, यूएई का। जैसे हमारा यूपीआई है उसी तरह उनका क्या है, AANI। ठीक है, इसके बीच में आपस में हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि अगर हम यूएई जाते हैं तो हमारा यूपीआई वहाँ काम करना चाहिए, वो यहाँ आते हैं तो उनका AANI जो है यहाँ पे काम करना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो बात की गई। ठीक है, अब यहाँ से 14 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ जाते हैं, कतर के अंदर। ठीक है, ये खाड़ी देश है, फारस की खाड़ी है, वहाँ पे स्थित एक देश है। ठीक है, कतर की कैपिटल क्या है, तो कतर की कैपिटल है दोहा। इस दोहा के अंदर जाते हैं और वहाँ कतर के जो अमीर महामहिम शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ठीक है, वहाँ के जो महामहिम हैं, जैसे हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति होते हैं उसी तरीके से उनसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी है, नौ सैनिक सजा प्रदर्शन क्या हुआ, कब गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए गए क्योंकि हमारे जो फांसी की सजा पाने वाले जो 8 पूर्व नौ सैनिक थे उनको कतर सरकार ने रिहा कर दिया। ठीक है, देखिए धारा ग्लोबल कंपनी थी, उनके लिए ये काम कर रहे थे और इन पे क्या है, वहाँ की खुफिया एजेंसियों ने इल्ज़ाम लगाया, क्या इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग जासूसी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रो के IB के एजेंट है, इस आधार पे इन पे आरोप लगाया गया और इनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने उसमें दखलंदाजी की, डिप्लोमेटिक जो रणनीतियाँ हैं उनको अपनाया गया और इनको क्या किया गया, छुड़ा लिया गया, इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली, दुबई। दुबई के अंदर क्या है, विश्व की पहली हवाई टैक्सी के लिए क्या किया गया है, एक समझौता किया गया है कि हवाई टैक्सी जो है वो चलाई जाएगी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में धीरे धीरे क्या है, रोड ट्रैफिक बढ़ेगा या वाहन ज़्यादा होगा या लोगों को क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए इसका किया गया है। क्या है, देखिए दुबई में आयोजित क्या था, दुबई में आयोजित होता है वर्ल्ड गवर्नेंट समिट 2024, 13 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया, जिसके अंदर इस समझौते के ऊपर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए।
ये क्या कहता है कि शहर में इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सी सेवा और वर्टीपोर्ट नेटवर्क बनाया जाएगा। वर्टीपोर्ट नेटवर्क का मतलब होता है कि इन जैसे पोर्ट जहाँ पे क्या है कोई भी जहाज आके और रुकते हैं, उसी तरीके से इनको रुकने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी, उन सब चीज़ों के लिए क्या है यहाँ पे एक समझौता किया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2026 से हम इसकी शुरुआत जो है वो करेंगे। ठीक है, किस लिए किया जा रहा है, सतत और सुगम परिवहन, यानी लगातार आसानी से परिवहन की सुविधाएं जो है वो भविष्य में प्रदान की जा सके, इसके लिए इसको जो है वो चालू किया जा रहा है। ठीक है, देखिए इस पहल का मुख्य आकर्षण क्या है, जोबी एविएशन S4। जोबी एविएशन S4 क्या है, ये एक नवाचारी विमान है, एक इनोवेटिव विमान है जिसके अंदर एक पायलट सहित 4 यात्री जो आराम से, यानी कि एक पायलट, ठीक है, और 4 यात्री, सॉरी 3 यात्री, टोटल 4 लोग जो है इसके अंदर सफर कर सकते हैं। ठीक है, S4 नवाचारी विमान 6 प्रोपलर और 4 बैटरी से संचालित होगा। अच्छा, इसकी अधिकतम रेंज यानी कि एक बार में ये 161 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है और इसकी स्पीड क्या होगी, 321 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। ठीक है, 2026 से इसको शुरू किया जाएगा। इसकी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता जो है इस तरीके से कि मतलब इस तरीके से हो कि जो शहर का ढांचा है, मतलब बिल्डिंग्स है, उनसे ना टकराए, इसकी भी इन्होंने ध्यान रखा है। ठीक है, बिजली से संचालित किया जाएगा ये। अब बात करते हैं माल्टा की। माल्टा एक देश है, माल्टा कैपिटल वेलेटा, किस लिए फेमस है, जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें शामिल होने वाला ये 119वां देश बन गया है माल्टा जो है। ठीक है, भूमध्य सागर के अंदर स्थित है, एक द्वीपीय देश है। ठीक है, उन्होंने 20 फरवरी 2024 को, ठीक है, ISA का जो फ्रेमवर्क है उस पर साइन कर दिए गए। ठीक है, और इस तरह ये कौन सा देश बन गया, 119वां देश। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद थे उस टाइम। ठीक है, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से नवंबर 2015 को ISA की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर वर्तमान में 119 देश शामिल हो गए हैं। 119वां देश कौन सा है, तो माल्टा है। वर्तमान में इसके महानिदेशक, इसके डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर अजय माथुर इसके जो है वो महानिदेशक है। अगली बात करते हैं। अगली बात ग्रीस। ग्रीस क्या है, एक ईसाई देश है। इन्होंने अपने देश के अंदर समलैंगिक जो नागरिक विवाह है उसकी अनुमति दी है। ठीक है, हालांकि चर्च ने इसका विरोध किया, सबने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है, समलैंगिक नागरिक विवाह जो है उसकी परमिशन दी है। क्या 15 फरवरी 2024 को इन्होंने मंजूरी दे दी। भारत के अंदर देखिए इसके ऊपर धारा 377 सेक्शन 377 के अंदर इस पे बात की गई है, लेकिन अभी तक शादी की जा सकती है नहीं, इसके ऊपर अभी तक कोई भी निर्णय हमारे यहाँ नहीं आया, लेकिन इन्होंने इसकी मंजूरी दी है। इसको क्या है, ये इनको शादी करने और बच्चे गोद लेने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, बात करते हैं प्राइम की। क्या है प्राइम, प्रिसाइज रोबोटिकली इम्प्लीमेंटेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये एक चिप है, ये क्या है, एक चिप है जो कि मानव के मस्तिष्क के अंदर लगाई जाएगी। ठीक है, और वायरलेस है, ये वायरलेस चिप है जिसके द्वारा क्या है उसको कुछ कार्य जो है वो AI के माध्यम से वो कर सकता है। इसके लिए क्या है, एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क की एक कंपनी है, क्या नाम है, न्यूरालिंक। एलन मस्क की बहुत सारी कंपनी है, पेपल है, स्पेस एक्स है, वैसे ये कंपनी है न्यूरालिंक, उन्होंने इसको क्या है बनाया है। ठीक है, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये क्या है, ये प्राइम है। अब बात करते हैं हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की कुछ धरोहरें थी जिनको अमेरिका के संग्रहालयों में रखा गया था, बहुत टाइम से अमेरिका के संग्रहालयों के अंदर थी। ठीक है, बहुत समय पहले क्या हुआ कि यहां से चुरा कर और इनको कहां ले गए थे, अमेरिका। अब अमेरिका ने डिसाइड किया है कि इनको वापस कहां भेजा जाए, इनको नेपाल भेजा जाए। तो इन धरोहरों को कहां भेजा गया, इन धरोहरों को वापस जो है वो नेपाल भेजा गया। ये पूरा का पूरा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था। ठीक है, जहां हमने जो है किन किन चीज़ों की देखिए बात की है, हमने BAPS मंदिर की बात की थी, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के UAE दौरे की बात की, हमने ग्रीस दौरे की बात की। ठीक है, इसके अलावा हमने हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसको देखा, टाइम मैगजीन को देखा, क्वाड के बारे में बात की कि क्वाड क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने जो है वो बात की थी। ठीक है, इससे पहले हमने देखिए ये 12 महिलाएं जो टाइम की थी, ठीक है, टाइम द्वारा इनको। इसके अलावा हमने लॉजिस्टिक जो इंडेक्स है LPI है उसके ऊपर बात की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद ये BAPS मंदिर था। ठीक है, BAPS मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया, तो नागर शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 108 फीट ऊंचा है। ठीक है,
और बाहर क्या है, गंगा और यमुना की जो है मूर्तियाँ स्थापित की जाती है, गंगा और यमुना का जल प्रवाहित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका नाइट व्यू है। इसके अलावा हमने बात की एहलान मोदी एक कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, कार्यक्रम क्या था, वहाँ गए थे, भारतीय नागरिकों को जो संबोधित किया उसको एहलान मोदी, ठीक है, विश्व सरकार शिखर जो है वहाँ होता है जिसके अंदर 20 देशों ने भाग लिया था। उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि भविष्य की सरकारों को कैसे आकार दिया जाए, इस विषय पे इन्होंने भाषण दिया था। वहाँ पे भारत मार्ट का शिलान्यास किया गया, ठीक है, बहुत सारे समझौते किए गए, ठीक है। इसके बाद कतर के अंदर गए थे। कतर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कतर के अंदर जो हमारे 8 नौसैनिक फंसे हुए थे उनको क्या किया गया, रिहा किया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनको अब रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के अंदर पहली हवाई टैक्सी जो है उसके लिए समझौता कहाँ किया गया, तो दुबई के अंदर। कब शुरू की जाएगी, 2026 के अंदर शुरू की जाएगी। कितने यात्री बैठ सकते हैं, तो 4 बैठ सकते हैं, ठीक है। नाम क्या है इसका विमान का, तो जोबी एविएशन S4, 4 यात्री बैठ सकते हैं, ठीक है। 161 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, 321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद हमने माल्टा की बात की। माल्टा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर शामिल होने वाला 119वां देश है। फिर हमने प्राइम की बात की, ठीक है। प्राइम क्या है, एक चिप है जिसको न्यूरालिंक जो कंपनी है उसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। हमने ग्रीस की बात की जहाँ पे क्या है, समलैंगिक विवाह के लिए जो है उन्होंने मंजूरी दे दी है। और हमने लास्ट में बात की थी नेपाल के बारे में, कि नेपाल के अंदर क्या है, अमेरिका के संग्रहालयों के अंदर जो नेपाल की धरोहरें जो बहुत सालों पहले, दशकों पहले जो चुरा के ले जाई गई थी उनको वापस लेके आए। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था। अब अगली क्लास में हम जो है राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।